हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 10 के बारे में। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंटरनेट को लेकर के और साथ साथ वेब टेक्नोलॉजी को लेकर के। दोस्तों बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना एक एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक टर्म है अपने पास इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के साथ साथ अगर हम बात करें तो इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि ARPANET आपने एक नाम सुन रखा होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। साथ साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर NSF नेट को लेकर के, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन का जो नेटवर्क है, और साथ में हम बात करेंगे इंटरनेट को लेकर के। साथ साथ में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये हमारे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर के। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट और www को एक ही समझते हैं, जबकि होता क्या है कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो बेसिकली इंटरनेट की एक सर्विस है। तो इन दोनों में आखिर क्या कुछ डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ इंटरनेट के कुछ टर्म्स को लेकर के बात करेंगे, जैसे कि एक वर्ड आएगा क्लाइंट, एक वर्ड आएगा हमारे पास सर्वर, एक वर्ड आएगा हमारे पास में वेब पेजेस। ऐसे वेब पोर्टल क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, वेब क्लाइंट क्या है, या हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है। ऐसे बहुत सारे टर्म हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर इंटरनेट पर यूज होने वाले कुछ और टर्म और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वेब सर्वर को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो वेब सर्वर्स हैं वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे वेब एड्रेस यानी कि URL डिटेल में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे URL के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, साथ साथ में URL के टाइप डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसी टाइप से अलग अलग टाइप के डोमेन्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक वेबसाइट है तो उसके पीछे जो .com लगता है या .in लगता है, तो ऐसे जोग्राफिकल एरिया वाइज या फिर उसके टाइप, जैसे वो कमर्शियल है या फिर दूसरे टाइप के, तो ये हम लोग डोमेन डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में, वेब ब्राउजर क्या होता है। इसके साथ साथ वेब ब्राउजर के टाइप वगैरह देखने के बाद हम बात करेंगे प्लगइन और कुकीज को लेकर के। ये दोनों दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसी तरीके से फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और सर्विसेज, जैसे कि ईमेल को लेकर के। ईमेल क्या होता है, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है, ईमेल के एडवांटेज क्या है, ईमेल की अपने पास में जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस क्या होती है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे चैटिंग के बारे में, चैट क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि VoIP। ये क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यानी कि जो चैप्टर नंबर 9 था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक टर्म बताया था मैंने आपसे कहा था, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इसी टाइप से हो सकता है एक और लोकल एरिया नेटवर्क हो, ठीक है। इसी टाइप से हो सकता है कोई आपके पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है कोई आपके पास कैंपस एरिया नेटवर्क हो, या आपके पास कहीं कोई वाइड एरिया नेटवर्क हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेटवर्क अपने पास होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो ISP होती है, जैसे अगर अपन इंडिया की बात करें तो अपन कह सकते हैं जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, या एयरसेल है, या फिर वोडाफोन है। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जैसे एक अपने इंडिया में जियो की बात कर रहा हूँ, एयरटेल की बात कर रहा हूँ, वोडाफोन की बात कर रहा हूँ, या हम लोग ऐसी दूसरी कंपनी की बात करें, ऐसे दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज होती है। ये सब किसी न किसी तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, आपस में जुड़ी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी सपोज की मैं बात कर सकता हूँ नेपाल को लेकर के, तो मैं मान के चल सकता हूँ नेपाल में अगर कोई ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो इंडिया की और दुनिया भर की जितनी भी कंपनीज है उन सभी के साथ में आपस में कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही इंडिया तो वो दोस्तों चाइना, यूरोप या जो भी कंट्रीज है जहां पर भी इंटरनेट की फैसिलिटीज है, उन सभी कंपनीज के साथ में ये आपस में इंटरकनेक्ट करता है अपना डेटा। तो यहाँ हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, इज अ ग्लोबल नेटवर्क, पूरी दुनिया भर में फैला हुआ एक नेटवर्क है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो अपने पास होते हैं उनको मिला करके अपने पास एक ग्लोबल जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट।
इन शॉर्ट टर्म में मैं आपसे ये कहूंगा कि दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो सभी नेटवर्क जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या फिर इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दुनिया भर के कंप्यूटर हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हो सकते हैं, और वो हमको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही कह सकते हैं इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। सर्विसेज हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेब होस्टिंग करवा सकते हैं, वेबसाइट्स को सर्वर पे डालना, हम लोग ईमेल यूज कर सकते हैं, हम फाइल शेयर कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क है, ठीक है, जो हम लोग पहले चैप्टर 9 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो दुनिया का पहला नेटवर्क है उसका नाम है आरपा। ठीक है, इस आरपा ने ARPA, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि 1969 का एक प्रोजेक्ट था जो कि यूएस डिपार्टमेंट ने बनाया था, यानी यूएस ने बनाया था, और ये बनाया था डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, जिसमें डिफेंस के दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना था। और यहाँ पर पहली बार जो डेटा ट्रांसफर हो रहा था, मैंने आपको याद होगा बताया था, मैंने कहा था कि लॉगिन लिख करके भेजना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ से केवल 2 ही कैरेक्टर गए थे, LOGIN नहीं जा पाए। तो पहली बार हमने जो कैरेक्टर भेजे थे वो थे LO, कब भेजे थे, 1969 में। और ये जो एक प्रोजेक्ट था उसका नाम था आरपा, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, यहाँ से पहली बार एक नेटवर्क शुरू हुआ था। तो ये जो नेटवर्क था बेसिकली ये शुरू हुआ था डिफेंस के लिए, और धीरे धीरे इसी के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है यूएस की वो भी आपस में जुड़ना शुरू हो गई। तो यहाँ पर पहली बार जो शुरुआत हुई है वो तो हुई है दोस्तों 1969 में डिफेंस के लिए, और ये आगे धीरे धीरे चलता रहा, जो कि हम लोग कह सकते हैं 1990 में इसको पूरा ही बंद कर दिया गया था आरपानेट को। अब हुआ ये कि दोस्तों आरपानेट धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा था, और होते होते वहाँ के जो दूसरे और ऑर्गेनाइजेशंस थे या वहाँ पे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स थे वो चाहते थे वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, डेटा को शेयर कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने एक और नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा था NSF। ये बनाया था 1980 में, और ये चला था लास्ट 1995, फिर इसको बंद कर दिया क्योंकि इंटरनेट बहुत पॉपुलर होना शुरू हो चुका था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मिड 80s में ये बना था, नेशनल साइंस फाउंडेशन इसका नाम रखा था, इज क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड NSF विच वाज मोर कैपेबल देन ARPANET। तो ARPANET से बहुत ज्यादा एडवांस एक नेटवर्क बना था जिसका नाम था यहाँ पर NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, और ये अपने आप में एक नेटवर्क था। NSF allows only the academic research on its network and not any kind of private business on it। तो देखिए वो क्या रहा था कि पहले आपके पास जो बने थे, यानी कि हम लोग कह रहे हैं ARPANET के साथ साथ जुड़ने लगे कुछ और यूनिवर्सिटीज, तो वो भी चल रहा था। ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट्स और यहाँ पर जुड़ने शुरू हो चुके थे। ठीक है, अलग अलग जो रिसर्च के जो यूनिवर्सिटीज वगैरह थी वो भी इसमें जुड़ती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे हम अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन भी शुरू होने वाला था, हुआ नहीं था हालांकि, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते 90s के अंदर जो है वो इंटरनेट भी शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर अभी तक जो है वो प्राइवेट नेटवर्क तो नहीं थे, प्राइवेट बिजनेस नहीं थे, धीरे धीरे उसका भी खैर डेवलपमेंट आगे हुआ था। तो NSF क्या था, ARPANET से एडवांस था, और धीरे धीरे इसका नेटवर्क और बढ़ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसके अंदर जुड़ रहे थे। सो मैनी प्राइवेट कंपनीज जो इसमें, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे नहीं, तो और भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो चाहते थे कि उनके कंप्यूटर भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सके, और इसी वजह से उन्होंने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया। ठीक है, तो प्राइवेट जो नेटवर्क बना, प्राइवेट कंपनीज का जो ओन नेटवर्क बना, इसको हम लोग आगे जाके बोलने लगे इंटरनेट, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, जो कि ARPANET और NSF के बाद में बना था। तो सबसे पहले बना था ARPANET, फिर बन गया था NSF नेट, और उसके बाद बन गया था इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो बिल्कुल पब्लिक था, यानी कि हर एक को इसमें फीचर्स मिल गए थे इसमें कनेक्ट होने के लिए। अब ये बन गया था 1990 में, ठीक है, 90s में ये बन चुका था।
धीरे धीरे दोस्तों ये, क्योंकि वैसे तो पॉपुलर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये पॉपुलर होता जा रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होना शुरू हुआ वो हुआ था 2000s में, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ तो इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी, कब बना था, 1990 में। इंडिया में आपको मैं बता देता हूँ कि ये आया था यहाँ पर 1995 में, 1995 में, और इसको स्टार्ट किया था 15 अगस्त को, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को यहाँ 1995 में इंडिया में इंटरनेट को स्टार्ट किया गया था। और इसी तरीके से धीरे धीरे इंटरनेट और डेवलप होता गया। तो यहाँ पर 2000 में अगर हम बात करें तो इंटरनेट बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया, क्योंकि पब्लिक में ये आना शुरू हो गया। हम कह सकते हैं इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया, इस वजह से मोबाइल के अंदर हमको इंटरनेट मिलना शुरू हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास आना शुरू हो गया था धीरे धीरे। तो इस वजह से ये मॉडर्न इंटरनेट जो है वो अभी तक अपना चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। लाखों करोड़ों अरबों लोग इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिस्ट्री के बाद अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एडवांस कह सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर के। तो इंटरनेट की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एक एडवांटेज तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो कितना आसान है। आप गूगल पे जाएं या चैट जीपीटी पे जाएं या मेटा पे जाएं, आप इजीली अपना कंटेंट लिखे, आपको आपका डेटा मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इसके अंदर ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको रिड्यूस रिसर्च टाइम, तो जो रिसर्च का टाइम है वो आपका बहुत कम हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक है, आपके पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ये एक एडवांटेज है। इसी टाइप से कह सकते हैं ग्लोबल रीच है, आप दुनिया में कहीं पर किसी के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अनेबल्स वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया में कहीं पर किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसी बात करेंगे इजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, तो आसानी से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट सेव पेपर्स, तो अगर आप इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक तरीका तो है आप उस पेपर को, उस इन्फॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करके दे, अदरवाइज आप उसको नेट पे पब्लिश कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे। हो सकता है आपकी स्कूल की भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो जो आपको सीधे नेट पे मिल जाती है, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग नेट पे देखते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं वैल्यूएबल आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो कह सकते हैं वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस। तो आजकल का आप देखते ही होंगे कि ऑलमोस्ट हर टाइप के बिजनेस हम लोग देखते हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, चाहे ऐप के थ्रू है, वेबसाइट्स के थ्रू है, या फिर मोबाइल्स पर आप लोग जो स्टेटस वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम पर बिजनेस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को भी प्रमोट करता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज आपके पास हो सकते हैं जो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से कुछ डिसएडवांटेज को लेकर के बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट को अगर एक मिसयूज़ देखें, उसका एक डिसएडवांटेज देखें, तो सबसे पहला ये है कि साइबर फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, हमारी पर्सनल डिटेल को कोई भी यूज़ कर सकता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल्स अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है आप सर्च कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट में आपको ऐसा कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से आपके पास ये अनडिजायरेबल या अनसुटेबल मटेरियल भी यहाँ पर अवेलेबल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी टाइप से हम कह सकते हैं मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक्ड एंड मे बी इनकरेक्ट और इररिलेवेंट। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन आई हो वो एग्जैक्टली फैक्ट हो, हम लोग नहीं कह सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ अफवाहों वाली चीज़ें देखते हैं, या हो सकता है कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट से डायरेक्ट लेकर के दे दूँ तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं हो, क्योंकि जिसको जैसा लगा उसने इंटरनेट पे डाल दिया, अब वो करेक्ट है या नहीं है कोई चेक करने वाला नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग अपना बहुत सारा टाइम, आजकल तो हम लोग देखते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक या और भी कोई आपके पास ऐप वगैरह या गेम्स वगैरह जो भी होते हैं, तो हम लोग अपना बहुत सारा टाइम इंटरनेट पर बर्बाद कर देते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेट पर लोगों के साथ कम्युनिकेट होते हैं तो फेस टू फेस जो आपके पास इंटरेक्शन होता है वो स्किल्स हमारी कई बार, सोशल स्किल्स जो है वो हमारी कई बार कम होती जाती है। तो आप देखते होंगे हम लोग कई बार कहते हैं कि कुछ सालों पहले जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे, हो सकता है आप लोग अभी भी आप लोग जो है वो दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही जो अपना पूरा टाइम ओनली मोबाइल के ऊपर ही निकाल रहे होते हैं या इंटरनेट पर ही वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोशल स्किल्स है वो उनकी कम होती जा रही है। इसी टाइप से हैकर है, वायरस है, इनके भी हमारे पास बहुत सारे रिस्क रहते हैं। तो अभी तक बस हमने छोटी सी बात करी कि इंटरनेट आखिर क्या होता है, साथ साथ में इंटरनेट जो है उसकी हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको आरपानेट के बारे में बताया, एनएसएफनेट के बारे में बताया और इंटरनेट के बारे में बताया है, और साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं।
हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग यहाँ बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं www क्या होता है, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे वेब सर्वर और यूआरएल के बारे में। एक एक करके दोस्तों सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर www होता क्या है। दोस्तों www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिएगा, एग्जाम में ये 1 मार्क का आपके पास MCQ आता है। ये आखिर आपके पास क्या होता है दोस्तों, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एक टाइप का स्टैंडर्ड है। क्या करता है तो www which refers to the collection of web pages, ठीक है, एंड रिसोर्सेज एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा लेना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम किसी सर्वर के साथ जुड़ते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी अगर आप वेबसाइट को यूज करते हैं, तो दोस्तों उस सर्वर तक जाना और वहां से डेटा वापस लेकर के आना, ये जो आपके पास काम करता है वो कौन करवाता है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। It allows user to access and navigate website using web browser। तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट या उस सर्वर तक पहुंचते हैं अपने वेब ब्राउजर के थ्रू बाय एंटरिंग URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप फेसबुक के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप अपने ब्राउजर में जाएंगे, पहले वहां जाके क्या लिखेंगे, https://www.facebook.com। तो आप उसका एक एड्रेस लिखते हो, उस एड्रेस को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, URL। ठीक है, www जो है वो आखिर क्या है, तो दोस्तों ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, जिसमें से कॉमन अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है HTTP या फिर HTTPS। मैंने आपसे कहा था अभी एक वेबसाइट का एग्जांपल कहा था www. और फिर मैं आपको यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सपोज कि फेसबुक, ठीक है, .com। सपोज ये आपके पास एक एड्रेस हो गया, तो इसके पहले आपने देखा होगा, लिखा होगा https:// तो ये आपके पास एक कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगा, एक एड्रेस है, एक URL है, और इस URL के अंदर काम जो प्रोटोकॉल कर रहा है वो कौन है, HTTPS, जो कि फेसबुक पे जाकर के वहां से उसका डेटा लेकर के आ रहा है और आपको आपके ब्राउजर पे दिखा रहा है। तो वहां जाना, वहां से डेटा लाना, ये जो सारे काम है वो किसके होते हैं, www के। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो www है ये जो डेवलप किया गया है वो किया गया है इन 89, ठीक है, 1989 से लेकर के 1991 के बीच में, और जिसने किया उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया, जैसे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो पहला वेब ब्राउज़र इन्होंने बनाया है, पहली वेबसाइट इन्होंने बनाई है, ठीक है, पहला वेब पेज इन्होंने बनाया है, पहला वेब सर्वर इन्होंने बनाया। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, टिम बर्नर्स-ली जो है is the inventor of www, ठीक है। He created it in 1989 while working in CERN। जब CERN में ये काम करे थे तब इन्होंने किया। क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से भेज सके। हालांकि मैं आपको बता चुका था कि 1969 में अपने पास एक नाम आया था ARPA, ठीक है, और फिर मैंने उसके बाद आपको बता दिया था NSF था। तो ये क्या थे, आपके पास कंप्यूटर को, लोकल कंप्यूटर्स को आपस में शेयर करने का एक तरीका था। लेकिन अगर अपन बात करें इंटरनेट की लेकर के, तो इंटरनेट जो डेवलप हुआ है वो 90s से शुरू हुआ है, 90s के लास्ट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो सबसे बड़ा जो काम हुआ, इंटरनेट जो बना है, बेसिकली किस तरीके से वो काम कर रहा था, वेबसाइट्स कैसे यूज हो रही है, तो वो सब के सब कहीं ना कहीं दोस्तों टिम बर्नर्स-ली के बेस पर ही पॉसिबल हो पाया है। तो टिम बर्नर्स-ली जो 1989 में इन्होंने www बनाया। www जो था ये एक बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंटरनेट के अंदर। फिर कह सकते हैं हिज विजन वाज टू क्रिएट अ सिस्टम दैट कनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये चाहते थे कि एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बने, मतलब किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको दूसरा पेज ओपन कर सके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाया द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर आप देखते, जैसे गूगल पे जाते हैं, आपने कोई सर्च किया, सपोज कि आपने कोई भी कंटेंट डाला और आपने जैसे उस पर क्लिक किया, खूब सारी वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे, किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हो वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वजह से हो पाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके पास एक हाइपर लिंक का फीचर होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग के बर्नर्स-ली जो है उन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट वेब ब्राउजर, ठीक है। इसी साथ में हम लोग कह सकते हैं वेब सर्वर। एक होता है नॉर्मल सर्वर, एक होता है वेब सर्वर, जिसमें वेबसाइट्स रखी जाती। तो इससे पहले वेबसाइट थी नहीं, जब वेबसाइट थी नहीं तो फिर वेब सर्वर भी नहीं होगा। तो पहला वेब सर्वर इन्होंने बनाया, साथ में इन्होंने पहला वेब पेज भी बनाया, क्योंकि इन्होंने ही आगे जाते हुए HTML को भी डेवलप किया है। तो वेब पेज भी इन्हीं का बना हुआ है, और साथ में जो वेब पेज है जिसका कलेक्शन हम लोग बोलते हैं वेबसाइट, तो पहली वेबसाइट भी इन्होंने बनाई। तो जो फर्स्ट वेबसाइट है
और उस वेबसाइट का, क्योंकि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेजेस बनाए तो पक्का वो वेब सर्वर पे रखा होगा, और उस वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत है। तो ये जो पूरा काम हुआ है वो हुआ है दोस्तों अगस्त 6 1991। हालांकि आपको डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो बर्नर्स-ली ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, कह सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशनल वेब टेक्नोलॉजीज जैसे HTML। तो HTML जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया है। HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, ये इन्होंने डेवलप किया है। साथ में URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी URL का कॉन्सेप्ट, ये भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। साथ साथ में कह सकते हैं टिम बर्नर्स-ली continue to advocate for an open and accessible web, and he founded the WWW consortium यानी कि W3C को डेवलप भी इन्होंने किया है, जो बेसिकली अपने आप में स्टैंडर्ड है, विच सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। तो दोस्तों बहुत सारा काम इन्होंने कह सकते हैं टिम बर्नर्स-ली ने किया है। तो WWW के आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि WWW और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए जनरली जब मैं आपसे कहूँगा कि इंटरनेट, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, एक वेब ब्राउजर आएगा। अगर मैं कहता हूँ आप इंटरनेट को एक्सेस करें, तो आप क्या बोलेंगे कि आप एक सबसे पहले सपोज गूगल क्रोम या ऐसा कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें जाकर आप कोई वेबसाइट चलाएंगे। तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि वेब, हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो जनरली वेबसाइट है। तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए www लिखना पड़ेगा। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलता है कि www और इंटरनेट एक ही है, जबकि वो दोनों अलग अलग है। कह सकता हूँ कि www जो स्टैंडर्ड है बेसिकली वो एक टाइप की सर्विस है इंटरनेट की। इंटरनेट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज हमको मिलती है, उसमें से वेब सर्विस अपने पास होती है जो कि www के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, इंटरनेट क्या है, द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। और www क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब सर्विसेज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप जो सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, www, और इंटरनेट अपने आप में क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम वापस बात करें, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो आप इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इंटरनेट यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एनेबल्स वेरियस सर्विसेज, जैसे आप उसमें ईमेल यूज कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, वेब कर सकते हैं, और वेब को ही एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है एक और नाम वो है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या इज वन ऑफ द सर्विसेज, ये क्या अपने आप में एक टाइप की सर्विसेज है, ये जरूर याद रखिएगा, अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस एंड कंटेंट दैट आर एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के थ्रू आप इसको एक्सेस करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आप IMP नहीं, VVIMP भी कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर चुके थे कि इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे दोस्तों www के बाद में, वो अपने पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक टाइप का कंप्यूटर कह सकते हैं होता है, जो 24/7 चलता है, और जहां पर हम लोग हमारे वेब पेज को रखते हैं, जहां हम हमारी वेबसाइट को स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वेब सर्वर, जो 24 घंटे चल रहा है और कोई भी अपने उस मतलब इंटरनेट के थ्रू उस पर्टिकुलर वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस, जहां पर आप अपनी वेबसाइट रख सकते हैं, अपने वेब पेजेस रख सकते हैं, और लोग वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अपने आप में एक टाइप का स्टोरेज हो गया, जहां पर हमारी वेबसाइट प्रोसेस होती है, डिलीवर होती है हमारे वेब पेजेस टू यूजर ओवर द इंटरनेट। When someone requests a web page by entering a URL into their browser, the web server responds by sending the requested web pages, ठीक है, to the user's device। तो मैं अगर सपोज कि Amazon की वेबसाइट चलाना चाहता हूँ, तो ब्राउजर में जाके लिखूंगा Amazon का एड्रेस या URL, तो मैं Amazon की वेबसाइट को एक्सेस करूंगा। अब उस टाइम पे क्या होगा कि इंटरनेट के थ्रू दुनिया में जहां कहीं पर भी Amazon का एक सर्वर होगा, जहां उनकी वेबसाइट रखी गई होगी, उस सर्वर के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा।
तो उस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर के अंदर एक यूआरएल यानी कि उसका जो एड्रेस है वो मैं टाइप करता हूँ, पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगा और वहां से डेटा ला करके दिखाएगा। तो वो पर्टिकुलर सर्वर जहां पर वो वेबसाइट रखी हुई है या मेरा डेटा, चाहे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या फिर कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हैं जिसका डेटा जहां जाकर के स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। ठीक है, तो ये मैं आपको भी बता चुका था। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं समरी, अब वेब सर्वर क्या, होस्ट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, जहां पर हम लोग हमारी वेबसाइट एंड वेब के एप्लीकेशंस को रखते हैं। आप समझ सकते हैं जैसे कि फेसबुक आपके मोबाइल में ऐप है, तो फेसबुक में जब आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं तो वो फोटो कहाँ जाकर के सेव हो रही है, जिस जगह पर जहाँ ऐप एक्चुअल में रखा गया है, जहां से आप उस ऐप को या उसकी सर्विसेज को यूज करें या वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब ब्राउजर, दुनिया में जो लोग भी फिर सपोज कि फेसबुक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो वो लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने ब्राउजर के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है वो ये सर्वर करता है। जैसे कि सपोज कि मैं आपका इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल देखना चाहता हूँ और आपने प्राइवेट कर रखी तो मैं नहीं देख पाऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट पूरी करनी है या नहीं करनी है वो भी वेब सर्वर डिसाइड करता है। और इसी टाइप से कह सकते हैं डिलीवर वेब कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट हम लोग वेबसाइट पे देखते हैं वो कंटेंट हमको डिलीवर करता है, कौन करेगा, ये भी वेब सर्वर। जैसे हमारा जो कंटेंट है वो HTML में यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होता है, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट में होता है, जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है, ऐसी और भी अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस हो सकती है जैसे PHP, MySQL या और भी कुछ। तो उसमें हमारा डेटा जो है हमको ला करके हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है। ये समझ में आ गया होगा वेब सर्वर क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे वेब सर्वर होता है ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वर भी होते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्वर यानी कि जो आपका नॉर्मल सर्वर है और एक वेब सर्वर, उनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए, एक तो हो गया आपके पास सर्वर। सर्वर क्या हो सकता है कि मैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, सपोज कि मैं बात करता हूँ मेरी स्कूल के अंदर दोस्तों मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर दे रखे हैं, सपोज 15, 20, 40 कंप्यूटर जो भी है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका डेटा मेरे कंप्यूटर पर आके सेव हो, या वो पर्सन पर्टिकुलर अपने कंप्यूटर से कौन सी वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं परमिशन मैं दूं। तो ये मैं क्या करूंगा कि इन सभी कंप्यूटर को इस मेन कंप्यूटर के साथ जोड़ दूंगा। इस कंडीशन में मेरा जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर्वर। तो एज्यूम कर रहा हूँ ये सारे के सारे कंप्यूटर इससे जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर है, और ये सारे कंप्यूटर हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर क्लाइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो सारे क्लाइंट जो रिक्वेस्ट है वो किससे करेंगे, सर्वर कंप्यूटर से। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल सर्वर। और एक आता है आपके पास वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, आपके पास वो पर्टिकुलर कंप्यूटर हो सकता है जो इंटरनेट के थ्रू हम यूज करते हैं, जहां पर हम हमारी वेबसाइट रखते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारे पेजेस अपने पास होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं यूजिंग हाइपरलिंक। अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं। हो सकता है दोस्तों कोई सर्वर हो वेब सर्वर। वेब सर्वर पे क्या होगा, हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप रखे जाएंगे, तो कह सकते हैं होस्ट वेबसाइट एंड सर्वर वेब पेजेस, सर्व्स वेब पेजेस। तो ऐसा कंप्यूटर होगा जहां पर हम लोग क्या जाके स्टोर करेंगे, हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेजेस। दूसरा आता है डेटाबेस सर्वर। ये क्या करता है, हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। तो मैनेज एंड स्टोर डेटाबेस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डेटा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग सपोज कि अमेजोन से क्या शॉपिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या डेटा डाल रहे हैं, आपकी स्कूल की फीस जमा हुई है ये नहीं, ये सब अगर आप वेबसाइट या ऐप के थ्रू चेक करते हैं तो वो आपका कंप्लीट डेटा जो शायद एक्सेल जैसी शीट के अंदर आपका डेटा पड़ा होगा, और वो डेटा कहाँ पड़ा है, हमारे सर्वर पे। तो अगर आप इस सपोज की टेबल या डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर आपका जो सर्वर है जहाँ पर आपका डेटाबेस रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डेटाबेस सर्वर, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या होता है, हमारे नेटवर्क पे जहां हम लोग अपनी कुछ फाइल्स को स्टोर करते हैं। अब ये इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है, लोकल सर्वर भी हो सकता है। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल बता रहा था कि मेरे स्कूल के अंदर सपोज कि मैंने एक सर्वर बना रखा है और इसके अंदर मैंने कुछ अपने सपोज सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, और मैं इस सर्वर के साथ जो भी मेरे कंप्यूटर स्कूल के उसके साथ कनेक्ट होकर के उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसी टाइप से आता है मेल सर्वर। मेल सर्वर क्या करता है, जनरली ईमेल्स को मैनेज करता है, ईमेल भेजना लेने का काम करेगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं, होस्ट एंड रन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफर द एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। जैसे मैं आपसे अभी कह भी रहा था, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज कि दोस्तों मेरे स्कूल में हम लोग कह सकते हैं कि कोई मेरे पास एक स्मार्ट क्लास का एक सॉफ्टवेयर है,
तो मैं चाहता हूँ कि हर क्लास के अंदर एक स्मार्ट क्लास का जो कंटेंट है वो डिलीवर हो। सपोज 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th 10th 11th 12th जो भी कंटेंट है मेरा ऑनलाइन कंटेंट, या मैंने इसमें डाल रखा है सपोज कि लोकल सर्वर पे भी डाल रखा है, तो हम लोग 6th क्लास का डेटा भी यहीं से उठा रहे, 7th का भी उठा रहे, 8th का भी उठा रहे, तो जो भी डेटा है वो सब मेरा कहाँ पड़ा है, इस मेन सर्वर पे, वहां से वो डेटा मुझे उठाना है। तो उसके लिए मैं अपने सर्वर पे उस एप्लीकेशन को ऑन कर दूंगा और सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है जनरली, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ, तो फेसबुक के टाइम पर मैं किसके साथ जुड़ूंगा, फेसबुक के सर्वर के साथ, तो ये उसका हो गया सर्वर। अब देखिए कभी भी अगर आप कोई भी HTTPS को यूज करते हैं, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो जब कभी भी आप उस सर्वर के साथ जाकर के जुड़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वो सर्वर के साथ नहीं जुड़ते, बीच में हमारा एक और सर्वर होता है, और इस सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रॉक्सी सर्वर। तो एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट। तो वो इंटरनेट का जो सर्वर है और यूजर है, उन दोनों के बीच में एक और होता है आपके पास सर्वर, जिसको प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। और हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम डायरेक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट का जो भी आपके पास में सपोज वेबसाइट्स हैं, तो हम डायरेक्ट उसके सर्वर से नहीं जुड़ते, हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी वो डेटा ले जाके देता है सर्वर को, सर्वर वहां से रेस्पॉन्ड करता है और वो हमारा रिजल्ट आता है प्रॉक्सी सर्वर के पास, और प्रॉक्सी सर्वर वो डेटा हमको वापस रिटर्न करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर एक बहुत अच्छा नाम है, आप जरूर याद रखिएगा। एक नाम आता है दोस्तों DNS। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। जैसे मैं आपको भी कह रहा था फेसबुक या amazon.in, कोई भी आप अगर एक एड्रेस लिखते हैं सपोज की, तो आप जाके क्या लिखेंगे, www. सपोज की facebook, ठीक है, .com। तो इससे क्या होता है कि हम तो ये लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका एक नंबर होगा, सपोज की ऐसे लिखा होगा 128.127.31.15157 सपोज। तो इस टाइप से इस एड्रेस को इस एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम DNS क्या करता है, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, ये IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे और भी सर्वर आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, जैसे गेमिंग के लिए सर्वर होता है, ऐसे बहुत सारे सर्वर आपके पास हो सकते हैं। कुछ कॉमन सर्वर थे जो मैं आपको यहाँ बता रहा था। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर सर्वर और वेब सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको कहा था कि सर्वर इज अ जनरल कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज और सर्विसेज लाइक फाइल स्टोरेज, डेटाबेस और एप्लीकेशन। तो मैं कह रहा था मेरी स्कूल के अंदर मैंने अपने कंप्यूटर को सपोज एक सर्वर बना दिया, और ऐसे ही दूसरे कंप्यूटर इस सर्वर के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अदर कंप्यूटर्स यानी क्लाइंट को हम लोग जोड़ सकते हैं थ्रू इंटरनेट भी और थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क भी। अब वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सर्वर है जो कि वेब पेजेस को हैंडल करता है। उसके थ्रू अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, तो हम HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे, हमारे ब्राउजर को यूज करेंगे, और हम लोग हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कंटेंट हमारे ब्राउजर पे देख सकते हैं। तो बेसिकली एक सर्वर हो गया आपके पास में जहां हमने अपनी वेबसाइट रखी, अगर वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वेब सर्वर है। और अगर आपके पास लोकल इसका एक सर्वर बना रखा आपने अपने लोकल सपोज ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, तो हम लोग वहां पर कह सकते हैं नॉर्मल सर्वर को यूज करते हैं। इन शॉर्ट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज लाइक हम लोग फाइल सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, जबकि वेब सर्वर क्या करेगा, वो हमारे वेब कंटेंट को डिलीवर करता है हमारे ब्राउजर पे थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज हमको मिलती है सर्वर के थ्रू, तो मैंने आपको अभी पहले बताया था टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वर, हम लोगों को सर्वर के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है। एक है फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग। आप अपने सर्वर पे कोई फाइल स्टोर करवा सकते हैं और उस फाइल को कोई दूसरा पर्सन वापस एक्सेस कर सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट हो सकता है, आप अपना डेटा जैसे कि रेडबस का या फिर बुक माई शो का डेटा, वो कहाँ होता है हमारा सर्वर के ऊपर, तो हम अपने कंप्यूटर से उस सर्वर को एक्सेस करके अपना टिकट या कुछ भी बुक करते हैं और वो दूसरे लोगों को भी दिख रहा है। इसका मतलब है वहाँ पर डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, आप होटल मैनेजमेंट कह सकते हैं, या फिर हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के आप ऐप्स देखते हैं सभी में कहीं ना कहीं डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। फिर आता है वेब होस्टिंग है, तो हम हमारे वेबसाइट्स को सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। ईमेल सर्विसेज है, हम हमारे ईमेल को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन होस्टिंग है, हम हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एप्लीकेशंस को रन करवा सकते हैं।
इसी टाइप से ऑथेंटिकेशन है, हमारे लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड, एक्सेस को कंट्रोल करना, ये सारे काम भी सर्वर करता है। और बैकअप एंड रिकवरी का कह सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा होता है हम उसको रिक्वायरमेंट पर हम लोग बैकअप भी करा सकते हैं और जब चाहिए तो हम उसको वापस रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने गूगल का सर्वर अगर मैं कहूँ तो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपना डेटा का बैकअप लेना, रिकवरी करना, ये सब काम भी आप करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो अपने पास है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस यानी कि कोई भी वेबसाइट को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, उसका एक एड्रेस यूआरएल, जैसे आप देखेंगे http://www और फिर हमारी वेबसाइट का कोई भी नाम यहाँ हो सकता है। तो ये अपने पास एक और इम्पॉर्टेंट नाम है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सब कहीं ना कहीं दोस्तों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे वेब एड्रेस क्या होता है। जनरली आप इसको यूआरएल भी कहते हैं, यूआरएल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली क्या होता है, हमारी एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है, टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप www के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। इट पॉइंट्स टू द लोकेशन। www क्या होती है, हमारी वेबसाइट की लोकेशन, कौन सी जगह, कौन से सर्वर पर हमारा डेटा पड़ा है, उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका एक एड्रेस लिखते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि URL, ठीक है। URL टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, उसमें 3 चीजें होती है, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। जैसे आप कोई वेबसाइट के साथ जुड़ना चाह रहे हो या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे फेसबुक, अमेजोन, आपकी स्कूल का या और भी कोई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं HTTP या HTTPS। ये क्या होता है, हमारे पास होता है प्रोटोकॉल, द मेथड यूज टू एक्सेस द रिसोर्सेज। आप उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा है। फिर आपके पास आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, उस वेबसाइट का नाम, द नेम ऑफ द वेबसाइट, जैसे www.example.com। और फिर आपके पास आता है उसका पाथ। सपोज उसके अंदर अबाउट अस पेज है या कोर्सेज पेज है या गैलरी पेज है, तो जो आपके पास पेज है, जिस एक्चुअल पेज पर आप अभी है, तो स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर पेज और फाइल ऑन द वेबसाइट, उस वेबसाइट के अंदर example.com में आप कौन से पेज पर है, सपोज अबाउट अस पेज पे, तो ये क्या आपका पाथ कहलाता है, ठीक है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि इन दिस केस HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, www.example.com क्या हमारा डोमेन है, और इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं डोमेन नेम कह दूंगा, और स्लैश अबाउट क्या हो गया, हमारे पास हमारा पाथ है, एक स्पेसिफिक रिसोर्स, एक स्पेसिफिक पेज है। इसी टाइप से दोस्तों अलग अलग टाइप के हमारे पास वेबसाइट्स होती है। उन वेबसाइट्स के अंदर हम लोग देखते हैं पीछे लिखा होता है .com, जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था अमेजोन, तो .in लिखा होगा। आप अगर गूगल देखें तो .co.in आपको देखने को मिल सकता है, या अमेजोन की बात करें तो .com भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन डोमेन आईडी को लेकर के। तो हमारे पास डोमेन होते हैं जैसे .com। .com का मतलब होता है दोस्तों कमर्शियल, जो कि जनरली कमर्शियल फर्म, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज में आती है। ऐसी .edu दोस्तों एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए काम आती है। .gov गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के लिए काम आती है। जनरली ये यूएस गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर अपन इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो पीछे लिखा होता है .gov.in, आपने देखा होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें .mil मिलिट्री के लिए यूज होती है। .net जो अपने पास में ISP यानी कि नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए यूज की जाती है। .org अब लोग यूज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइज या प्रॉफिट नहीं लेती है, ठीक है। .co काम करता है दोस्तों कंपनी के लिए, तो यहाँ आपके पास है लिस्टेड कंपनीज जो अपने पास है। जैसे अगर मैं बात कर रहा था कि एक वेबसाइट है आपके पास google.co.in, आपने देखा होगा गूगल की वेबसाइट का एड्रेस क्या है, .co.in है, .com भी है, ठीक है। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया वाइज उनके अलग अलग आपके पास यहाँ पर एड्रेस हो सकते हैं URL के। .tv टेलीविजन के लिए काम करता है दोस्तों। .int जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए काम करता है। .biz जो है वो बिजनेस यूजर्स के लिए काम करता है। .info या कह सकते हैं इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स के लिए काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास कुछ और भी डोमेन आईडीज हो सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ कंट्री के एब्रीविएशंस को लेकर के बात करें तो .au ऑस्ट्रेलिया की है, .ca कनाडा की है, .dk डेनमार्क की है, .fr फ्रांस की है, .in इंडिया की है, JP जापान की है, .nz न्यूजीलैंड की है, .uk यानी कि यूनाइटेड किंगडम की है, और ऐसी .us हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास में कंट्री एब्रीविएशंस भी हो सकते हैं URL में। जैसे मैं कह रहा था कि इंडिया की सपोज कोई भी ले लो, आप आधार कार्ड की ले लो, तो उसमें भी आप देखेंगे .gov.in आपको देखने को मिलेगा। तो .in मतलब इंडिया हो गया है। इसी टाइप से दोस्तों URL के कुछ टाइप भी होते हैं। हम लोग बात कर सकते हैं कि एक होता है एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट पाथ, और एक होता है रिलेटिव पाथ।
कंप्लीट पाथ का मतलब होता है www.example.com/ कोई पर्टिकुलर फोल्डर, उसके अंदर आपका कोई पर्टिकुलर पेज है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कंप्लीट अपना एड्रेस बताते हैं, जबकि रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है कि आप पूरी वेबसाइट का नाम या पाथ नहीं बताते हैं, आप तो बस ये बताते हैं उस वेबसाइट के अंदर कौन सा पेज है आपका। तो इसमें आप फोल्डर के साथ पेज का नाम बता देते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव टू द डोमेन यू टू, या कह सकते हैं यू आर करेंटली ऑन, जिस किसी भी वेबसाइट पर आप हो उसमें कंप्लीट आपको पाथ नहीं बताना, केवल आप कौन से पेज पर कौन से पाथ पे हो बस आपको वो बताना होता है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या हो गया, कह सकते हैं यूआरएल प्रोवाइड्स द कंप्लीट वेब एड्रेस टू एक्सेस द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल, जैसे HTTP है, HTTPS से फिर डोमेन नेम है, फिर फुल पाथ आपके पास है। इट गिव्स द फुल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द वेब नो मैटर वेयर द यूजर कह सकते हैं इज ब्राउजिंग फ्रॉम, ठीक है। तो आप कहाँ से ब्राउज कर रहे हैं वो कंप्लीट आपको पूरा एड्रेस बताएगा। इसका यूज क्या है, हेल्पफुल व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट और फाइल्स फ्रॉम योर लोकेशन। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट से अपना एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करूं इंस्टाग्राम के इमेज के ऊपर और मैं सीधा इंस्टाग्राम वाले पेज पे चला जाऊं, तो यहाँ पर जो मैं हाइपरलिंक लगाऊंगा उसमें मुझे पूरा का पूरा पेज का एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो भी है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, जो भी। लेकिन अगर दोस्तों मैं पर्टिकुलर उसी पेज पे हूँ तो फिर मैं वहां जाकर के अपना रिलेटिव यूआरएल या रिलेटिव पाथ भी बता सकता हूँ। तो रिलेटिव क्या हो गया, यूआरएल प्रोवाइड्स अ पाथ relative to the current domain or page location, omitting the protocols and domain name। तो आपको प्रोटोकॉल बताने की जरूरत नहीं है, डोमेन नेम बताने की जरूरत नहीं है, उसी वेबसाइट के अंदर आप किस पेज पे जाना चाहते हैं बस आप ये बता दीजिए, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, यूजफुल फॉर लिंकिंग पेजेस ऑन रिसोर्सेज विद इन द सेम वेबसाइट। उसी वेबसाइट पे अगर आपको काम करना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर रिलेटिव यूआरएल बता सकते हो, और अगर आपको एक्सटर्नल लिंक पे जाना है तो फिर आपको एब्सोल्यूट यूआरएल बताना पड़ता है। आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक। तो मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल के साथ साथ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है वेब ब्राउजर। तो दोनों ही टॉपिक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आखिर होते क्या है, तो दोस्तों प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस ओवर द नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग, यानी कि मैं बात करता हूँ एक सेंडर है और दूसरा अगर हम बात करें एक और कंप्यूटर जो रिसीवर है, तो सेंडर क्या करता है दोस्तों, यहाँ से डेटा भेजता है, रिसीवर के पास वो डेटा आता है। तो कैसे वो आपका जो डेटा है, वो मैसेज है जो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होगा, कैसे उन पैकेट्स की नंबरिंग होगी, कैसे उसका रूट डिसाइड किया जाएगा और कैसे वो डेटा वापस यहाँ रिसीवर के पास आएंगे, इन सभी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम मैं आपको पहले भी बता चुका था। सबसे कॉमन अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास आता है HTTP, या अगर हम देखें तो आता है HTTPS। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास आता है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक मैंने आपको बताया था एक नाम आता है SMTP जो कि ईमेल भेजने का काम करता है। एक अपने पास होता है दोस्तों POP3 जो कि ईमेल रिसीव करने का काम करता है। ऐसे अपने पास IMAP है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर प्रोटोकॉल्स होते हैं क्या, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक नेटवर्क में डेटा को भेजने का काम करता है। तो कौन सा काम कैसे किया जाएगा, वो सारे रूल्स यहाँ पहले से दोस्तों लिखे हुए होते हैं एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एंश्योर दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली अलाइन डिफरेंट सिस्टम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, एक मशीन से दूसरी मशीन पे जो डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा, सामने वाली मशीन उसको कैसे समझ पाएगी, इसके कुछ रूल्स है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से स्टोर होते हैं। आपने शायद कभी नाम सुना होगा OSI, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके लिए बेसिकली 7 आपके पास अलग अलग टाइप की लेयर होती है, जैसे एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है अपने पास, ठीक है। ऐसे अपने पास में यहाँ पर नेटवर्क लेयर होता है, ऐसे अपने पास यहाँ पर डेटा लिंक लेयर होता है, और लास्ट अपने पास होता है फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर होती है, ये अपने नेटवर्क में अलग अलग टाइप से काम करती है। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग रूल्स लिखे होते हैं। आपने एक और नाम सुना होगा, हम लोग कहते हैं TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सब क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, कैसे वो ट्रांसमिशन किया जाएगा। तो प्रोटोकॉल्स डिफाइंस हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड, या कह सकते हैं कैसे उस डेटा का फॉर्मेशन किया जाएगा,
कैसे वो डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, कैसे वो डेटा यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में या दो सॉफ्टवेयर के बीच में, ये सब यहाँ डिसाइड किया जाता है। अब ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं दोस्तों, वो अपने पास अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक नाम बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? एंश्योर रिलायबल ऑर्डर एंड एरर चेक डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस। तो जो हम लोग डेटा भेजते हैं, मान लो हम लोग यहाँ क्लाइंट से डेटा भेज रहे हैं सर्वर के पास, तो सर्वर पे हमारे पास TCP/IP होता है, ठीक है। ये अपने पास बेसिकली एक टाइप का प्रोटोकॉल्स होता है जो ये चेक करता है कि जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, वो रिलायबल है या नहीं, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसकी एरर को चेक करने का काम। इसी टाइप से हमारा जो डेटा डिलीवर हो रहा है एप्लीकेशंस के बीच में, वो सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें, एक नाम आता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड रूटिंग पैकेज, ये जो हम लोग पैकेट्स भेजते हैं ऑफ डेटा, सो दे कैन ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क। तो डेटा को लाने ले जाने का काम बेसिकली करता कौन है दोस्तों? IP का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते तो आपको एक नंबर भी असाइन किया जाता है ताकि आप इंटरनेट के साथ जुड़ सके, आप नेटवर्क के साथ जुड़ सके। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है आपके पास, वो IP कहलाता है, ठीक है। इट वर्क्स alongside TCP in the TCP/IP suite, यानी कि TCP/IP के साथ मिलकर के काम करता है। एक नाम होता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? यूज टू ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर कोई वेबसाइट देख रहा हूँ तो सर्वर से वो डेटा जो आया है मेरे पास, वो मुझे वापस से डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये क्या, इट डिफाइंस हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर। तो वो डेटा यहाँ से जो आ रहा है, ठीक है, वो डेटा कैसे आएगा, वो कैसे डिस्प्ले होगा, ये सारे काम कौन करता है? हमारा HTTP, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और नाम होता है S भी लगता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर भी होता है। एक नाम होता है दोस्तों अपने पास FTP क्या करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि अपलोड का काम और डाउनलोड का काम। तो ये क्या करता है? फाइल्स को ट्रांसफर करता है। तो लिख सकते हैं फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर ऑन अ नेटवर्क। इट सपोर्ट्स फाइल अपलोड्स एंड डाउनलोड। तो फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने का काम हमारा FTP करता है। ऐसे ही एक नाम आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ठीक है, तो ईमेल कहाँ जाती है? सर्वर के पास में। तो आपके कंप्यूटर से ईमेल को ले जाने का काम, ये जो आपकी ईमेल है, इस ईमेल को ले जाने का काम कौन करता है? SMTP। तो SMTP इज स्पेशली डिजाइन फॉर सेंडिंग ईमेल फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ सर्वर। हमारे कंप्यूटर से वो ईमेल सर्वर पर ले जाने का काम किसका होता है? SMTP का। ऐसे ही दोस्तों अपने पास एक POP3 भी होता है और एक IMAP भी होता है। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि ईमेल को ले जाने का काम किसका है? मेल सर्वर पे SMTP का। वैसे ही मेल सर्वर से वापस हमारे कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड करने का काम किसका होता है? POP3 का। तो हम लोग कह सकते हैं एक नाम है POP3 और एक नाम है IMAP, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है? बोथ आर यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम द सर्वर। दोनों ही क्या करते हैं? POP3 भी और साथ में हमारा एक IMAP भी, ठीक है, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों ही काम क्या करते हैं? सर्वर से उस ईमेल को लाते हैं। जबकि अगर मैं कहूँ POP जो है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डाउनलोड ईमेल टू द क्लाइंट, वाइल IMAP अलाउज द रिमोट ईमेल मैनेजमेंट। अगर मैं बात करता हूँ लोकल सर्वर से हमको लेके आना है तो POP3 ले आएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं कि IMAP जो है वो रिमोट ईमेल मैनेजमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर SSL और एक नाम आता है TSL, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये भी कुछ प्रोटोकॉल्स है दैट प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन यूज्ड इन HTTPS। तो ये HTTPS में S का मतलब क्या होता है? सिक्योर, और सिक्योर काम करता है इसलिए वहां पर आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजा जाता है। एक और नाम आता है दोस्तों आपके पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, DHCP, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस। ये क्या करता है? ये IP एड्रेस आपको असाइन कराता है, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, एनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट या कह सकते हैं इफेक्टिवली। तो बेसिकली ये जो IP एड्रेस असाइन किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर्स को जब हम लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो वो यहाँ पर अवेलेबल करवाता है ऑटोमेटिकली। वो है अपने पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस, रिट्रीव एंड व्यू कंटेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट का जो डेटा है वो अगर आप अपने ब्राउजर पे देखना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक वेब ब्राउजर होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है
ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ब्राउज़र जो है वो डेटा को लेकर के आता है, तो हमारा जो डेटा होता है वो HTML या CSS में होगा या जावास्क्रिप्ट में होगा। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये क्या आपके पास में लैंग्वेजेस है जिसको यूज़ करके हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं। उस वेबसाइट को कैसे दिखाना है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा वेब ब्राउज़र। ठीक है, अनेबलिंग यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव भी कर सकता है हाइपरलिंक के थ्रू। ये भी किसके थ्रू करेंगे हम लोग, या ब्राउज़र के थ्रू। दे ऑल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर मैनेजिंग बुक मार्क। इसमें यानी कि ब्राउजर में आप बुक मार्क कर सकते हैं, इसमें आप हिस्ट्री देख सकते हैं, इसमें आप प्राइवेसी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको टूल भी इसमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो हम लोग इसके फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला आता है रेंडरिंग वेब पेजेस, यानी कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आप मूव कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनटू विजुअल फॉर्मेट फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद। तो ये जो आपका डेटा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसको आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, ये काम रेंडर करने का काम है। नेविगेशन का काम हो गया। नेविगेशन मतलब अलग अलग पेजेस पे, वेब पेजेस पे आप जा सकते हैं हाइपरलिंक्स के थ्रू। एड्रेस बार का आपको मिलता है यहाँ पर, जिसमें आप लोग अपने URL को टाइप कर सकते हैं स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे जाने के लिए। बुक मार्क मिल जाता है, आप उस पर्टिकुलर पेज को, जो भी आपका पेज है उसको अगर आप चाहते हैं सेव करके रखना, तो आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं अपने फेवरेट पेजेस की तरह। इसी टाइप से एक्सटेंशन और एडॉन्स मिलता है। एडॉन्स जो है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लगइन्स भी बोलते हैं। तो ये आपको मिल जाता है, फीचर आपको हर ब्राउजर देता है। ठीक है, यानी कि आप इसमें कुछ एनहांस करना चाहते हैं अपनी फंक्शनलिटीज को, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं एड ब्लॉकर हो गया, पासवर्ड मैनेजर हो गया। ऐसे बहुत सारे एडॉन्स आपको मिलते हैं इनबिल्ट भी, और आप चाहे तो थर्ड पार्टी के लिए एडॉन्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि HTTPS सपोर्ट करता है, पॉपअप ब्लॉकर्स आप लगा सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स हो सकती है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर आपको ब्राउजर देता है। इसी टाइप से कुछ पॉपुलर अगर हम वेब ब्राउजर को लेकर के बात करें, तो एक आता है अपने पास दोस्तों गूगल क्रोम। इसी टाइप से हमारे पास आता है एक मोजिला फायरफॉक्स है। इसी टाइप से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है, एक हमारे पास सफारी है, एक हमारे पास ओपेरा है, ऐसे आपके पास ब्रेव है, या अगर हम बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी ऐसे खूब सारे नाम हैं। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्लगइन्स। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्लगइन्स क्या हो जाता है आपके पास, प्लगइन्स को हम लोग यहाँ पर एडॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ऐड स्पेसिफिक फीचर और फंक्शनलिटीज टू अ वेब ब्राउजर। हमारे वेब ब्राउजर पर अगर हम लोग चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अगर कुछ फंक्शनलिटीज चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर आकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ब्राउजर के अंदर ही अगर आप चाहें तो एड ऑन या एक्सटेंशंस आप ले सकते हैं, या प्लगइन्स आप ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपका ब्राउजर और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सब आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। These extensions enhance the browser's capability, allowing user to customize their browsing experience according to their needs. So आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने जो भी यहाँ पर एक्सटेंशंस लेना चाहते हैं, प्लगइन्स लेना चाहते हैं, एडॉन्स लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि जो हमारे प्लगइन्स होते हैं, जो एडॉन्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करें, उसके कुछ की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फंक्शनलिटीज एक्सपेंशंस होता है, यानी कि जो हमारा ब्राउजर काम कर सकता है उसके अलावा और कुछ अगर नया काम आप करवाना चाहते हैं अपने ब्राउजर से, तो वो आप किसके थ्रू करा सकते हैं, प्लगइन्स के थ्रू। तो प्लगइन कैन प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स लाइक एड ब्लॉकिंग, पासवर्ड मैनेजमेंट, एनहेंस प्राइवेसी कंट्रोल है आपके पास, और प्रोडक्टिविटी टूल्स आपको दे देता है। इसी टाइप से आपके पास कस्टमाइजेशन है। यूजर कैन टेलर देयर ब्राउजर एक्सपीरियंस बाय इंस्टॉलिंग ओनली द प्लगइन्स दे फाइंड यूजफुल। अगर इनको हमको लगेगा तो हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने कुछ यहाँ पर प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आ जाता है, तो कह सकते हैं मैनी प्लगइन्स इंटीग्रेट विद वेरियस वेब सर्विसेज एनेबलिंग सीमलेस एक्सेस टू टूल लाइक सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, डॉक्यूमेंट एडिटिंग। ये सारे काम भी हमको आजकल के ब्राउजर्स दे देते हैं। इसी टाइप से कुछ और ब्राउजर्स है, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कोई दो एडॉन्स के नाम बताए, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने कुछ कॉमन नाम लिखे, जैसे यूब्लॉक ओरिजिन है, या फिर क्लिक एंड क्लीन है, इसी टाइप से वन टैब है, व्यू इमेज है, एनहांसर फॉर यूट्यूब है। इसी टाइप से अपने पास यहाँ पर चेकर प्लस फॉर जीमेल है, स्टाइलस है, या पोस्ट लाइट रीडर है, फ्लैश प्लेयर है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर के या बहुत सारे यहाँ पर प्लगइन्स के नाम मैंने लिखे हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी नाम आता है तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसी टाइप से प्लगइन्स और एडॉन्स के बारे में बात करें, कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक एड ब्लॉकर हो गया, पासवर्ड मैनेजर हो गया, ग्रामरली आप शायद इन दिनों में यूज कर ही रहोगे,
प्राइवेसी एक्सटेंशंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको अगर काम करने हो तो इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो, और इनके अलावा और भी होते हैं। अगर मैं एड ब्लॉकर की बात करता हूँ तो एड ब्लॉकर्स में अलग अलग आपके पास बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। तो आप कभी आपको लगे तो आप गूगल पे सर्च जरूर करके देखिएगा, आपके मेटा पे आप जरूर देखिएगा, या आपकी बुक में भी शायद कुछ नाम हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है, इनमें से आप शायद कोई यूज़ भी करते होंगे, तो इनको जरूर एक बार आप देखिएगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुकीज़। फिर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है, कुकीज़ क्या होती है? बेसिकली एक स्मॉल फाइल होती है। मेरे कंप्यूटर में मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे ईमेल एड्रेस है, तो वो जैसे मैंने एक बार डाला होगा तो वो कहीं सेव हो गया। मेरा जो पासवर्ड है वो एक बार मैंने डाल करके सेव किया है, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं किसी फाइल में जाके सेव हो चुका है। इसी टाइप से मेरे घर का एड्रेस अगर मैंने कभी डाला है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल रखा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैंने डाल रखी है, तो एक फाइल है आपके पास ब्राउजर के अंदर ही होती है, उसमें ये डेटा स्टोर हो जाता है। हाँ, अगर आप कभी चाहते हैं क्लियर करना, तो आप यहाँ पर हिस्ट्री में जाकर के, जैसे आप ब्राउजिंग हिस्ट्री हटाते हैं, ये टिक करा हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे एक लिखा होगा कैशे इमेजेस एंड फाइल्स। इसके साथ साथ आपको एक और नाम दिखाई देगा, वो है कुकीज एंड अदर साइट डेटा। आप इसको भी टिक करेंगे तो ये क्या कर देगा, आपका जो भी यहाँ पर डेटा पड़ा है कुकीज में, वो ये क्लीन कर देगा। तो लिखा है साइन यू आउट ऑफ मोस्ट साइट्स। जनरली आप जब वेबसाइट्स को लॉगिन करते हो तो आपने क्योंकि लॉगिन कर रखा है, सेशन बना हुआ होता है, जैसे आपने एक बार अगर सपोज कि गूगल पे, यूट्यूब पे जो भी आपने एक बार लॉगिन कर रखा है, तो फिर वो आपको लॉग आउट करवा देगा और आपका जो भी डेटा पड़ा है उस वेबसाइट से रिलेटेड वो भी ये क्लीन कर देगा। ठीक है, तो कुकीज आर क्या है? कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स डिवाइस बाय अ वेब ब्राउजर when they visit a website. They are used to remember information about the user and their preference, helping to create a more personalized browsing experience. तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ डाल करके रख सकते हैं, आपकी हिस्ट्री वगैरह जो भी, तो कहीं ना कहीं जाकर के सेव होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कुकीज के अंदर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें तो की फीचर्स ऑफ कुकीज भी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, उसमें हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारा सेशन या हमारे शॉपिंग कार्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, यूज़र प्रेफरेंस है, या हमारे क्रेडेंशियल जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है, वो सब कुछ यहाँ पर लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सब भी हमारा कुकीज़ में जाके स्टोर होता है। सेशन मैनेजमेंट होता है, आप जब किसी वेबसाइट पे जाकर के जब आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपका एक सेशन बन जाता है, वो आपका हमेशा लॉगिन रहता है। मतलब अगली बार भी अगर आप उस वेबसाइट पे आएंगे तो वही दिखेगा। आप सपोज अमेजोन वगैरह किसी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं और आपने आधी अधूरी शॉपिंग, मतलब अभी आपने फाइनली परचेज नहीं किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शॉपिंग कार्ट जो होती है आपकी, वो वहाँ जाकर के स्टोर हो जाती है। इसी टाइप से आप ट्रैकिंग एंड एनालिसिस कह सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग कर सकता है आपकी जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, आपको दूसरे टाइप के आपको हेल्प मिल जाती है। और साथ में यहाँ कह सकते हैं कि एक्सपायरेशंस जो है, ये भी फीचर आपको मिल जाता है। कुकीज़ कैन हैव एक्सपायरेशन डेट्स, मतलब ऐसा हो सकता है एक्सपायर हो जाए आपकी सेशन। कई बार आपने देखा होगा, आप वेबसाइट चलाते हो उसमें लिखा था सेशन एक्सपायर। इसका मतलब है कि आपको 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए या 2 मिनट के लिए, कई बार जैसे OTP वगैरह आता है तो 10 मिनट तक ही रहता है, तो उन सभी का एक सेशन होता है, तो वो सब भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th IP में आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में। इसमें हम लोग दोस्तों 3 अलग अलग टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे जो मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले होंगे ईमेल को लेकर के, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैटिंग को लेकर के, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ VoIP को लेकर के। दोस्तों ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेस पर हमेशा कहीं ना कहीं आपके पास क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो MCQ को लेकर के हो या कहीं फिलअप्स को लेकर के हो, या आपके पास हो सकता है 1-2 नंबर की क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ईमेल आखिर क्या होता है। तो दोस्तों ईमेल यानी कि इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग कोई मैसेज शेयर करते हैं, एक टाइम पर जब हम लोग लेटर भेजा करते थे, तो उसी लेटर में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग भेज रहे हैं वो भेज सकते थे इंटरनेट के थ्रू। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईमेल। तो यहाँ आपके पास क्या हो गया, ईमेल। ईमेल आपके पास क्या करता है, एक मेथड है जिसमें आप एक्सचेंज करते हैं अपने मैसेज को बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप जानते हैं एक प्रोफेशनल अगर हम लोग डेटा शेयर करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू। अलाउइंग यूजर टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेज थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं
तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू। तो तीनों ऑप्शन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, यहाँ ईमेल भी बताने वाला हूँ, दूसरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ चैट, और तीसरा हम बात करेंगे VoIP को लेकर के। ईमेल क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और एक ईमेल भेजने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट का होना जरूरी है। तो एन ईमेल अकाउंट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर दैट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। आप अगर चाहते हैं किसी को ईमेल भेजना, तो दोस्तों आपके पास आपका एक ईमेल सर्वर होता है। जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं आउटलुक है, या फिर अपने पास में जीमेल है, या अपने पास में याहू है, ऐसा एक ईमेल सर्वर है। और उस ईमेल सर्वर पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए। तो जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईमेल अकाउंट, जिसके थ्रू आप किसी दूसरों को ईमेल भेज सकते हैं या उनकी ईमेल को आप रिसीव कर सकते हैं। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट you must register with an email service provider such as Gmail, Outlook और Yahoo। अगर आप चाहते हैं अपने एक ईमेल को क्रिएट करना, अपने ईमेल अकाउंट को क्रिएट करना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जाकर के रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो आउटलुक हो, या याहू हो, या ऐसे कुछ और नाम भी है। जैसे कि जीमेल जो है वो गूगल कंपनी का हो गया, आउटलुक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ऐसे याहू मेल है, ऐसे अपने पास iCloud मेल है, या अपने पास में दोस्तों प्रॉन्टन मेल है, जोहो मेल है, AOL मेल है, या GMX मेल है, ऐसे अपने पास Yandex मेल है, और ऐसे और भी कुछ नाम हो सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम लोग कुछ ईमेल भेजते हैं info@, सपोज की कोई नाम हो सकता है, सपोज की मैं कह देता हूँ ss.com, ठीक है, ऐसी कोई नाम लगा देता हूँ एक वेबसाइट, और उस पर हम क्या भेजते हैं, इन्फो। तो इन्फो नाम से भी आपका एक अकाउंट होता है, जो कि पर्टिकुलर इस डोमेन नेम पे जो भी आपकी कोई वेबसाइट है उसके ऊपर होती है, ठीक है। दिस अकाउंट कंटेंट योर इनबॉक्स, इसमें आपका एक तो इनबॉक्स आपको मिलेगा, जिसमें कि आप अपनी जो ईमेल्स हैं वो आप वहाँ स्टोर करवा सकते हैं, और वहाँ से आप वापस ले भी सकते हैं। तो इनबॉक्स क्या हो गया, आपके पास जो भी पर्सन आपको ईमेल भेजेगा वो आपकी पहले इनबॉक्स में आ जाएगी। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो दोस्तों वो सेंट आइटम में जाएगा। आप भेज रहे लेकिन सामने वाले तक नहीं पहुंचा है, तो आप ड्राफ्ट में जाके स्टोर करते हैं, और आप कोई दूसरे फोल्डर भी बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आपके पास एक ईमेल है, जैसे आपके एक्सपेंसेस को लेकर के हो सकता है आपके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल ईमेल आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास अलग अलग टाइप की ईमेल्स जो आती है, आप ऐसे अलग अलग टाइप के फोल्डर्स बना सकते हैं, और उन फोल्डर के अंदर आप अपनी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ नीचे जो आपको दिख रहे हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस को लेकर के। तो पहले मैंने आपसे कहा था एक तो ईमेल अकाउंट होगा, ईमेल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो दोस्तों आपका एक ईमेल एड्रेस भी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है SS, सपोज कि मैं S फॉर सुरेन, या आप कोई भी इसका नाम मान सकते हैं, तो @gmail.com। तो gmail.com पे जाकर के मैं क्या करूँगा, अपना एक अकाउंट बनाऊंगा और नाम रख दूंगा SS। तो SS क्या हो गया, अपने पास उसका एक यूज़र नेम है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर हॉटमेल में जाकर के SS नाम से बना रहा हूँ, तो ये भी क्या हो गया, अपना एक यूज़र नेम। तो एक तो होता है दोस्तों इसमें यूज़र नेम, उसके बाद आता है @ और @ के बाद क्या आ जाता है इसमें, एक डोमेन नेम। डोमेन नेम वो कंपनी जिसकी वेबसाइट्स पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस क्या है। ईमेल एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। एक होता है आपके पास यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन, ठीक है। यूजर नेम क्या होता है, जो कि @ सिंबल से पहले आप लिखते हैं, और इसी टाइप से जो आपका सर्वर डोमेन है जहाँ पर हम लोग अपना अकाउंट बना रहे हैं, जो कि @ के बाद आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। एग्जाम्पल बता चुका हूँ, SS@gmail.com। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर क्या होता है कि ईमेल का। तो आप जानते होंगे यहाँ हम लोग अपना हेडर लगाते हैं, अपना एक मैसेज लिखते हैं, बॉडी होती है, टू CC BCC, ऐसे बहुत सारे नाम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हेडर को लेकर के। हेडर क्या होता है, कंटेंट मेटा डेटा, जो कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, सच एज द सेंडर्स ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, किस डेट को हम लोग भेज रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ वर्ड है, जैसे टू का मतलब क्या है, रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक आता है CC में क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी का मतलब है कि मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ दोस्तों, वो इमेज जा रही है बहुत सारे लोगों को, तो मैं यहाँ पर ये ईमेल इसको भी भेज रहा हूँ, इसको भी भेज रहा हूँ, इसको भी भेज रहा हूँ, इसको भी भेज रहा हूँ। इन सभी का अपना एक एड्रेस है। सपोज इसका X@gmail.com, Y@gmail.com, Z@gmail.com, A@gmail.com। तो मैंने ये ईमेल जिन लोगों को भेजा है, ये X को ये पता चल जाएगा कि ये ईमेल Y को भी गई है, Z को भी गई है, A को भी गई है। तो अगर आप यहाँ पर CC के थ्रू भेजते हैं, तो ये जो आपकी ईमेल है उसका फुल फॉर्म तो वैसे होता है CC का कार्बन कॉपी,
और ये विजिबल टू होती है ऑल रिसिपिएंट्स, सभी रिसिपिएंट्स को वो एड्रेस दिख जाएगा जिन जिन लोगों को भेजा गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिसिपिएंट्स अपने हिडन हो तो आप वहाँ पर सीसी की जगह क्या यूज़ करते हैं, बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी टाइप से दोस्तों आप सब्जेक्ट लिखते हैं जिसमें कि आपके ईमेल का टॉपिक क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो आप यहाँ मेंशन करते हैं। इसी तरीके से आपके पास आता है बॉडी। बॉडी क्या है, द मेन कंटेंट ऑफ द ईमेल। आपके ईमेल का मेन कंटेंट क्या है, जो आपको मैसेज जो लिखना चाह रहे हैं, विच कैन बी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, HTML कंटेंट हो सकता है और रिच टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि आपके पास किसी भी टाइप का कंटेंट आपके पास हो सकता है। मल्टीमीडिया अटैचमेंट आपके पास बॉडी में हो सकता है। अटैचमेंट क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा एक टाइप से पिन आपको दिखती है, ठीक है, और उसमें क्या है, हम लोग उसमें फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स है, इमेज है या अदर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स अपने पास हो सकते हैं। इसी टाइप से सिग्नेचर है। सिग्नेचर क्या होता है, आपके पास कस्टमाइज्ड फुटर इन्फॉर्मेशन होती है, टिपिकली इंक्लूडिंग द सेंडर्स नेम। यानी कि मैं अगर किसी को अपने एक ईमेल भेज रहा हूँ तो उसके लास्ट में यहाँ पर मैं अपना नाम लगाना चाह रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस लगाना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी का नाम डालना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी का फेसबुक का, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर, ये सारे लिंक या मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो देना चाह रहा हूँ अपनी ईमेल के लास्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास, तो वो आता है एडवांटेज क्या है ईमेल की। बहुत सारे एडवांटेज है। एक तो स्पीड, आप जो मैसेज जोधपुर से सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जयपुर में एक मैसेज भेजना, अगर लेटर के थ्रू भेजूंगा तो शायद 2-4 दिन लग जाए, ये जितनी दूरी पे होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। ईमेल के थ्रू आप कुछ सेकंड्स में अपना डेटा भेज सकते हैं दुनिया के किसी भी कॉर्नर में। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, वो है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव है ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट या ना के बराबर पैसा अपना खर्च होता है। बस एक इंटरनेट का कनेक्शन है तो, और आपके पास कोई डिवाइस है जिसके थ्रू आप ईमेल भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, तो बहुत कम इसका चार्जेस अपने पास होता है। एक्सेसिबिलिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, तो एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप इसको मोबाइल के थ्रू, टैब के थ्रू, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी डिवाइस जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं उसके थ्रू आप ईमेल भेज सकते हैं। अटैचमेंट को लेकर के बात करें तो हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, वीडियो और दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट या फाइल्स भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल रिसिपिएंट्स को आप डेटा भेज सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका था अभी, सीसी या फिर बीसीसी के थ्रू आप मल्टीपल रिसिपिएंट्स को, एक ही मैसेज को आप सभी लोगों को भेज सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं आपको बता चुका था कि आप अपने ईमेल्स को फोल्डर में जाकर के स्टोर करके भी रख सकते हैं। अपनी ईमेल्स को आप स्टोर कर सकते हैं फोल्डर में, जिससे कि आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है, स्पैम। स्पैम आप लोग जानते हैं क्या होता है, अनवांटेड या फिर मैलिशियस कंटेंट जिसमें होते हैं, या अनवांटेड ईमेल्स होती है, जो ऐसा कंटेंट जो जनरली कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपके पास होता है, वो आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपके पास आता है सिक्योरिटी रिस्क होती है कि ईमेल के थ्रू हो सकता है कि कोई आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करे, फिशिंग स्कैम हो सकता है, कोई मैलिशियस प्रोग्राम आपके ईमेल के साथ आ सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। साइज लिमिट आपको मिल जाती है कि मोस्टली जो आप अटैचमेंट भेजते हैं, जैसे एक वीडियो भेजना है दोस्तों, एक वीडियो अगर मैं चाहता हूँ 100 MB का वीडियो भेजना चाहूँ तो मैं वो नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, आप 25 MB से बड़ी फाइल शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ओवरलोड की लेकर के बात करें तो विद कह सकते हैं कंटेंट कम्युनिकेशन, इट कैन बी ओवरवेलमिंग टू मैनेज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ईमेल। अगर 1-2 ईमेल आई तो ठीक है, आप मैनेज कर लोगे। जहाँ दिन भर की आपको 100, 200, 500 ईमेल आती है तो उसको मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही लैक ऑफ पर्सनल टच कह सकते हैं कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने जो इमोशंस हैं वो हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें फ़ोन कॉल के थ्रू कर सकते हैं, वो इमोशंस हम लोग अपने ईमेल के थ्रू थोड़ा मुश्किल से कर सकते हैं या ना के बराबर ही कम कर सकते हैं। इसी टाइप से एक वर्ड आता है दोस्तों आपके पास, स्पैम और जंक मेल। तो जंक ईमेल या स्पैम जो ऑलमोस्ट हम लोग कई बार एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। स्पैम इज डिफाइंड एज अ इररिलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट मैसेज आपके पास होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को भेज दिया जाता है। एक मैसेज है जो आपके काम का नहीं है, वो ऐसे हजारों लोगों को भेजा जाता है। जैसे मान लो जॉब से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, एक कंपनी में वैकेंसी आई, वो आपको भेज रहा है, ऐसे हजारों लाखों लोगों को वो ईमेल भेजी जा रही है, तो वो आपके लिए एक टाइप का क्या हो गया, स्पैम हो गया। और जो जंक ईमेल होती है वो भी आपके पास लगभग स्पैम जैसी ही होती है, आपके काम की तो नहीं है, तो वो अनवांटेड आपके पास है, अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट करना है या प्रमोशनल मटेरियल्स है, वो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, तो उसको हम लोग जंक ईमेल कहते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कई बार हम लोग स्पैम को ही जंक मेल भी बोल देते हैं, ठीक है।
कई बार हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्पैम इक्वल्स टू जंक ईमेल, ठीक है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो ना के बराबर है। फिर आता है आपके पास कंपोजिंग ईमेल, आप ईमेल को कैसे भेजेंगे किसी को। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि आप जीमेल पे जाएं या कोई भी वेबसाइट्स पे जाएं जो ईमेल भेज सकता है, उस पे जाकर के आपको बनाना पड़ेगा अपना अकाउंट। तो आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं इधर आपको दिख ही जाता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना पड़ता है ईमेल के लिए। एक वेबसाइट आपके पास जैसे mail.google.com, और इसमें अगर आप आए हैं और आपने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को, गूगल अकाउंट को, तो आप यहाँ कंपोज में जाने के बाद इस पे जैसे क्लिक करेंगे प्लस पे या कंपोज पे, तो आपके सामने एक व्यू आ जाएगा जिसमें आप 2cc BCC आपकी बॉडी या अटैचमेंट जो भी आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। सेंड बटन होता है, आप सेंड कर सकते हैं। जो आपने सेंड करा है इधर दिख जाएगा आपको। इसी टाइप से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट करते हैं तो वो भी आपका यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। किसी ने आपको ईमेल भेजी है, यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। स्पैम कहाँ गया है वो मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो और आपको देखने को मिल जाएगा ड्राफ्ट वगैरह। इसी टाइप से आप यहाँ पर क्लाइंट्स नाम का एक फोल्डर बना सकते हैं, एक्सपेंसेस है, रिपोर्ट्स है, टीम है, ट्रेवल है, ऐसे अलग अलग टाइप के फोल्डर बना के आप अपनी ईमेल को इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आप इन ईमेल को डायरेक्ट सीधे फोल्डर पे जाकर के ही देख सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों जैसे हम लोग कंपोजिंग देख रहे थे, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है चैटिंग। चैटिंग क्या होता है हम लोग जानते हैं कि रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस। अब स्टार्टिंग में तो टेक्स्ट मैसेज ही हुआ करता था, लेकिन अगर हम देखें तो आजकल सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, हम लोग यहाँ पर ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इट हैज़ इवॉल्व टू इंक्लूड नॉट जस्ट टेक्स्ट बट ऑल्सो वीडियो हम लोग भेज सकते हैं, वॉइस हम लोग भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट भेज सकते हैं लाइक इमेज, इमोजी, GIF, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। कॉमन फीचर क्या मिलते हैं चैटिंग के, तो आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग आपको मिल जाती है कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो हाथों हाथ आपके रिसीवर के पास या रिसिपिएंट्स के पास चला जाए, वो आपको हाथों हाथ वापस रिप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग इंडिकेटर्स आपके पास होता है, शो व्हेन द अदर पर्सन इज टाइपिंग, आपको मैसेज में पता चल जाता है कि सामने वाला टाइप कर रहा है अभी, ठीक है, जिससे कि क्रिएटिंग अ स्मूथर कम्युनिकेशनल एक्सपीरियंस, आपको पता चलता है कि सामने वाला कुछ लिख रहा है, आपको रिप्लाई कर रहा है। इसी टाइप से इमोजी एंड GIF का फीचर मिल जाता है आपको। तो इमोजी आप जानते हैं क्या, स्मॉल आइकन्स होते हैं आपके पास टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास सारे इमोजीज हो गए। इसी टाइप से आपको मल्टीमीडिया शेयरिंग का फीचर मिल जाता है, आप यहाँ पर वीडियो, इमेजेस, कोई भी लिंक, डॉक्यूमेंट्स, चैट, ये सब कुछ आप यहाँ पर जो है चैट में शेयर कर सकते हैं। ग्रुप चैटिंग आपके पास हो जाती है जिसमें कि आप मल्टीपल लोग एक साथ जो मिल करके चैट कर सकते हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप वगैरह पे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें चैटिंग कर सकते हैं। चैट हिस्ट्री होती है कि आप चाहते हैं अपनी चैट की जो हिस्ट्री है उसको आप कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, और आप अपने मोबाइल की जो चैटिंग है उसको आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं जब आप चैट करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ चैटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें आप फेसबुक मैसेंजर को यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम को कर सकते हो, या ट्विटर को यूज़ कर सकते हो। ट्विटर DM है, इंस्टाग्राम DM है, या फेसबुक मैसेंजर से। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी है, जिसे व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। सिग्नल आपने शायद कभी यूज़ किया होगा, जब बीच में कह रहे थे कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पर सिग्नल बहुत पॉपुलर हो गया था, आप WeChat को यूज़ कर सकते हो। इसी टाइप से वेब बेस्ड चैट होती है, जैसे कि गूगल चैट हो गया, या अपने पास Slack है या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये वेब बेस्ड आपको चैटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इनकी वेबसाइट्स के थ्रू उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी आप चैट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड है, या अपने पास ट्विच चैट है। इसी टाइप से कस्टमर सपोर्ट चैट भी होती है, लाइव चैट सर्विसिंग आपके पास हो सकती है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो आपको कस्टमर सपोर्ट चैट आपको प्रोवाइड करती है। आजकल आपके पास एक नया नाम आता है चैटबॉट, आपने सुना होगा, वेबसाइट्स पे ऐप पे जाकर के जैसे कुछ लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास चैट होना शुरू हो जाता है, जो कि एक्चुअल में बोट होता है आपके पास। बोट मतलब प्रोग्रामिंग AI के थ्रू आपके साथ चैट की जाती है। ऐसे ही कुछ एडवांटेज अगर हम बात करें और, तो अपने पास आता है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है, ग्लोबल रीच अपने पास हो जाती है, मल्टीटास्किंग हो सकता है आपके पास, ठीक है, यानी कि आप चैट भी कर रहे हो और कॉलिंग पर भी आप बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात करते करते भी किसी और के साथ आप चैट कर सकते हो। ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होता है कि आप अपने कन्वर्सेशन को सेव करके रख सकते हो और बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी टाइप से कन्वीनियंस अपने पास होता है, आप मोबाइल डिवाइस पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, किसी भी डिवाइसेस के ऊपर आप इसको इजीली चला सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ लिमिटेशंस भी है, एक तो ये है कि मिसकम्युनिकेशन आपके पास हो सकता है, क्योंकि आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब टेक्स्ट बेस्ड आपके पास होता है, तो कई बार ऐसा होता है आप कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और भी निकला जा सकता है।
इसी टाइप से डिस्ट्रैक्शंस अपने पास होता है, एक ये भी इशू है कि आप कह सकते हैं कि आप काम पर है, स्टडी एनवायरनमेंट में है, तो वहाँ पर आपके पास अगर चैटिंग होगी, चैटिंग फीचर, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। प्राइवेसी इशू भी आपके पास हो सकता है कि आपका डेटा कुछ लीक हो सकता है, हैक हो सकता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब कभी भी आप अपने मोबाइल के थ्रू कॉल करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, चाहे वो आपके पास में स्काइप को यूज़ करते हुए आप कॉल कर रहे हैं, या गूगल ड्यू को लेकर के कर रहे हैं, मीट को लेकर कर रहे हैं, जूम मीट अगर आप कर रहे हैं, या फेसबुक मैसेंजर्स पे या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, आप ऑडियो कॉल कर रहे हैं, टेलीग्राम पे आप कॉल कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरनेट कॉलिंग होती है। और इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जब आप अपने वॉइस भेज रहे हैं, इट मीन्स आप कॉल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप की सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं VoIP। दोस्तों VoIP अपने आप में एक प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है। तो VoIP क्या इज अ टेक्नोलॉजी दैट मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल पॉसिबल फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैविंग अ माइक्रोफोन और स्पीकर। जिस किसी में भी माइक्रोफोन और स्पीकर है उस डिवाइस में आप कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं आपको भी यहाँ पर बता रहा था, ठीक है। दैट यूजेस VoIP टू मेक सच कॉल ओवर इंटरनेट। ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स, कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोटोकॉल कॉल्ड IP। तो इंटरनेट पर आप ये जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फीचर, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, IP के पास, इसलिए इसका नाम ही क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP allows for the transmission of voice along with other data being communicated over the IP has the name voice over internet protocol, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें, दो मेन अगर अपन रीज़न देखें जिसकी वजह से हम VoIP को यूज़ करते हैं, एक तो कॉलिंग की रेट आपके पास ना के बराबर होती है, ठीक है, तो लोअर कॉस्ट है, और हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज्ड फंक्शनलिटीज़ है आपके पास में। इट कैन यूज़ एनी इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइसेस, आप किसी भी डिवाइसेस को जिसमें इंटरनेट होता है आप यूज़ करके उसमें कॉल कर सकते हैं। इसी टाइप से VoIP के फीचर्स या एडवांटेज अगर हम देखें तो अपने पास एक तो ये हो गया कि इट डज नॉट कॉस्ट एक्स्ट्रा एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिवाइस। बहुत छोटी सी बात करता हूँ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब हम लोग कॉल करते थे, मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना है तो STD कॉल लगता था। अभी भी अगर आप इंडिया के बाहर कॉल करेंगे तो ISD कॉल लगेगा, जिसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो ISD कॉल यूज़ करें, अदरवाइज आप चाहें तो VoIP यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स अगर कोई इंडिया के बाहर है, आपको उनको अगर कॉल करना है तो आप वहाँ पर पक्का कोई ना कोई ऐप, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, फेसबुक कॉल हो, इंस्टाग्राम कॉल हो, या ऐसे कोई भी आप VoIP कॉल को यूज़ करते हैं। VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसकी फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आप चाहें तो लास्ट ईयर, उससे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये हो गया इजीली अवेलेबल, यानी कि VoIP बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको हर जगह मिल जाते हैं, जैसे कि स्काइप हो गया या दूसरे और भी मैंने जो नाम लिए थे अभी, तो आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डिवाइसेस पे आप उसको इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक तो ये आपके पास है कि VoIP इज पॉसिबल इफ बोथ द कॉलर एंड द रिसीवर हैव द राइट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू स्टिक टू वन अनदर। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले तो भाई आपके पास में भी वो डिवाइस हो जिसके थ्रू आप कॉल करो, और मेरे पास में भी हो, तब हम लोग कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा आपके अगर याद देखें तो कह सकते देयर इज नो गारंटी ऑफ कॉल्स ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। तो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कहीं पर आपने देखा होगा, वीडियो कॉल करते तो बीच बीच में पॉज हो जाता है, नेटवर्क सिग्नल इश्यूज आपके पास आते हैं। तो यहाँ आपके पास ये एक इशू हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिले। इसी टाइप से कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है, इट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पैकेट, सो इफ पैकेट गेट ड्रॉप्ड अलोंग द वे देन वॉइस क्वालिटी ड्रॉप। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कॉल करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेट के थ्रू जब आप डेटा भेजते हैं तो डेटा आपके पैकेट्स में जाते हैं, और बाय द वे अगर कोई पैकेट्स आपका ड्रॉप हो जाता है तो आपका वो एक्चुअल में जो मैसेज है उसकी जो क्वालिटी वो भी ड्रॉप हो जाएगी। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इवन विद द हाई क्वालिटी इट कैन नॉट मैच अप द वॉइस क्वालिटी ऑफ अ नॉर्मल टेलीफोन लाइन। तो भले आपकी कितनी भी हाई क्वालिटी का आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टेलीफोन लाइंस की अगर अपन कंपेयर करें तो उससे भी वो कम रहती है। इसी टाइप से लास्ट है, इट मे नॉट वर्क फॉर एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस सर्विसेज के नंबर नहीं होंगे, फायर सर्विसेज के नहीं होंगे, या आपके पास में ऐसी दूसरे और भी इमरजेंसी सर्विसेज नंबर होते हैं वो आपको नहीं मिलते। उसके लिए आपको रेगुलर टेलीफोन को ही यूज़ करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम लोग अभी तक यहाँ डिस्कस कर चुके हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप दोस्तों सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हर बार आपसे करता रहता हूँ कि जितना हो सके आप अच्छे से अच्छे कमेंट दीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है वीडियोस देखे कई बार जा रहे हैं पर उसमें लाइक्स थोड़े कम आ जाते हैं। तो आपके जो लाइक है, आपके जो कमेंट है, चैनल पे जब सब्सक्राइब आप करते हैं तो दोस्तों यही मेरी कहीं ना कहीं मोटिवेशंस होती है। इन्हीं चीज़ों के बेस पर दोस्तों आगे और अच्छी वीडियोस बनाने का मेरा मन करता है। तो आज एक बार दोस्तों हम लोग इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।